हमारी करेंसी देखें और अफगानी देखें, और फिर वो अप्रिशिएट कर रही है। 8 कंट्रीज को यूनाइटेड स्टेट्स ने वेवर दिया हुआ है। ये वो कंट्रीज हैं बेशतर जो हैं उनके बॉर्डर्स भी नहीं मिलते ईरान के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया और आज तक स्टील मिल्स जो है वो बंद भी पड़ी हुई है। जो रिपेमेंट है, अगर आप मेहरबानी फरमा के ये यूजफुल लाइफ के ऊपर कर दें तो खुदा के वास्ते इसको रिस्ट्रक्चर मत करें। ये तजर्बा जो है ये 10 दफा पहले हो चुका है, इसको ऑफलोड करें आप। बहुत रिच है पाकिस्तान माइनिंग के हिसाब से। $100 अरब आएंगे उसमें, माइनिंग का शोबा, उसकी वो पूरी कॉन्फ्रेंस भी हुई इस्लामाबाद में। और वो कह रहे हैं कि हम शुरू करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी अनकरीब। और उन्होंने बात की थी कि एफबीआर जो है उसको आप बंद करें और प्राल जो है उसके अंदर एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की एक और एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा साहब दोबारा आपके सामने हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे बहुत सारे अहम अमूर जो हैं मईशत के हवाले से, और ख़ुसूसन जो इस वक्त पाकिस्तान में कुछ फैसले लिए गए हैं मौजूदा हुकूमत और इन पर्टिकुलर आर्मी लीडरशिप की तरफ से, और जो इतलात वहां से आ रही हैं आप सब फॉलो कर रहे हैं नाजरीन। वो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम यहाँ पे पहले उनका जिक्र कर चुके हैं। अगर वो स्मगलिंग को रोकना हो ईरान से, या उसके अलावा इस्लाहात जो लानी हो बिजली के शोबे में, एनर्जी के सेक्टर में, बिजली चोरी के ऊपर जो क्रैकडाउन अभी उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब वो कितना देर पाओगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हम पहले यहाँ पे करते रहे हैं और लगता है कि कुछ ये जो फैसला साज हैं शायद उन तक भी ये बातें पहुंच चुकी हैं, तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो मेरा बड़ा सवाल है और मैं यही आज हारून ख्वाजा साहब से डिस्कस करूंगा कि ये कितनी देर पा और सस्टेनेबल एफर्ट्स हो सकती हैं। शॉर्ट टर्म में तो ये मेजर्स डंडा चल जाता है, लेकिन असल बात तो ये है कि आने वाले सालों में गोइंग फॉरवर्ड ये किस तरह से हम अपनी मईशत को और ये मुख्तलिफ जो डायमेंशंस हैं इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वेलकम बैक हारून साहब। और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आजकल आपकी बातें जो है ना, लगता है वो कहीं ना कहीं पहुंच रही हैं, या तो यूट्यूब से या फेसबुक से लोग वीडियोस फॉरवर्ड कर रहे हैं टू टू डिफरेंट क्वार्टर्स। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद स्मगलिंग। ये स्मगलिंग का जो अभी आपने देखा होगा बहुत रेट्रिक इस वक्त है हो रहा है कि जी स्मगलिंग रोकेंगे। एक तो ईरान से जो स्मगलिंग होती है उसको रेगुलेट करें, और दूसरा जो डॉलर्स की स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान में, ये कहा जा रहा है कि जी बहुत ज्यादा स्मगलिंग है और पूरी अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो है वो, वहां की जो डॉलर्स की डिमांड है वो भी पाकिस्तान से जा रही है। तो जरा उसके ऊपर कमेंट करें जो कुछ आपने फॉलो किया है। जी रजा, हमारा जो प्रोग्राम 2 हफ्ते पहले था उस वक्त मैंने प्रोग्राम में भी कहा था कि अखवानी जो है यूएस डॉलर वाज ट्रेडिंग एट 84 अखवानी टू यूएस डॉलर। जी और जो पिछले हफ्ते हमारा प्रोग्राम था अखवानी वाज ट्रेडिंग एट 74 अखवानीज डॉलर। तो एक हफ्ते में अफगानिस्तान की करेंसी 84 से 74 पे अप्रिशिएट हुई। तो मैं तो बार बार 2-3 हफ्ते से यही कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान में कौन सी मॉडर्नाइजेशन है, कौन सी इंडस्ट्री है। तो मतलब उसकी एक तो ये करेंसी देखें, हमारी करेंसी देखें और अफगानी देखें, और फिर वो अप्रिशिएट कर रही है। तो व्हाट इज द रीजन? तो रीजन मैं बार बार बताता हूँ, डॉलर इज लाइक अ कमोडिटी। तो अगर अफगानिस्तान में उनकी जो डॉलर की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो ज्यादा जाहिर है डॉलर उधर नीचे जाएगा, उनकी लोकल करेंसी ऊपर जाएगी। तो वो सप्लाई कहाँ से आ रही है अफगानिस्तान में? अब मतलब ये सोचे ना, इट्स ए कॉमन सेंस थिंग। तो वो सप्लाई यहाँ से जा रही है, और वो किस तरह जा रही है? स्मगलिंग के थ्रू जा रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा नहीं जी नहीं, कोई स्मगलिंग नहीं। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। बाय द वे वो कहाँ गए हैं, वो आपके दोस्त सारे इकोनॉमिस्ट, वो जो जिन्होंने हमें आईएमएफ के साथ एसपीए करा दिया? और मुझे समझ नहीं आती, ये बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं हमारे, जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन यू नो देयर आर सम हु कंटिन्यू टू से ये आईएमएफ जो है, अभी आईएमएफ के साथ कर लेंगे भी, आगे भी तो बताएं ना। यानी कि कर्जा ले लेके इस तरह तो नहीं गुजारा करना ना, कुछ हल भी तो बताएं कि कैसे हमारे डॉलर ज्यादा हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स और रिमिटेंसेस ज्यादा हो जाएंगी और इंपोर्ट्स कम होंगी। एनीहाउ, कमिंग बैक टू द यूएस डॉलर स्मगलिंग, तो उस पर क्रैकडाउन किया है, उसके मुस्बत नताइज आए हैं। दैट्स वेरी गुड। ये अव्वल तो ये शुरू होना ही नहीं चाहिए था, और अगर क्रैकडाउन किया तो बड़ी अच्छी बात है। सवाल ये है
कि भाई ये क्यों शुरू हुआ। तो हमें रेट ऑफ लॉ की तरफ इसके देयर आर ब्रॉडर रीजंस व्हाई दीज थिंग्स हैपन। और ये जो आपका सवाल भी था कि ये कितनी देर ये चलेगा, ये मामला डंडा कितनी देर चलेगा और ये फिर कब दोबारा शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर तो एक बड़ी डिबेट चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि किस तरफ जाने की जरूरत है एक पाकिस्तान की सर्जरी करने के लिए। वही मैं जो बार बार कहता हूँ जी, सिविल सर्विस रिफॉर्म से शुरू करें, पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आए, पाकिस्तान का बजट रीड्रॉ करें और लोकल गवर्नमेंट, ये 5 चीजें होंगी तो फिर हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचेंगे। ग्राउंड जीरो जो है वो है आपका एजुकेशन, स्किल्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, अपने पाकिस्तानियों के ऊपर फोकस करें, उनके ऊपर इन्वेस्ट करें, वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। सो ये तो आपको ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो कि 3, 4, 5, 6 महीने के लिए नहीं, एक स्टेबल पीरियड के लिए आएगी, एक पॉपुलर वोट से आएगी, तो उसको ये एडवाइस करने वाली बातें। सो ये तो होगी आपकी $5 की। फिर आपने बात की ईरान की, उसमें भी इट्स वेरी गुड टू नो कि ये पिकअप किया है हमारी गवर्नमेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट ने, ये ईरान की स्मगलिंग वगैरह। लेकिन मैं उनको कॉशन करना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप स्मगलिंग रोकेंगे तो ये डिमांड जो है ऑफिशियल साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। तो वहां पे ये जो तेल आप स्मगलिंग के थ्रू ला रहे हैं ये दूसरी तरफ चला जाएगा, उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन आपके रुपये के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। सो तरीकाकार ये है, मैं बार बार कहता हूं कि फॉरेन मिनिस्टर निगरान जो हैं उनको सीधा वाशिंगटन की टिकट कटाएं, वहां जाके अमरीकनों के साथ निगोशिएट करें, उनसे वेवर लेकर आएं ईरान ट्रेड के ऊपर। 8 कंट्रीज को यूनाइटेड स्टेट्स ने वेवर दिया हुआ है। ये वो कंट्रीज हैं बेशतर जो है उनके बॉर्डर्स भी नहीं मिलते ईरान के साथ, वो ट्रेड कर रही है, उसमें इंडिया भी है, उसमें चाइना भी है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता। और इसको ऑफिशियली शुरू करें ईरान के साथ, और ईरान के साथ एग्रीमेंट करें। सो एक वेवर लें उधर से, दूसरा ईरान के साथ बार्टर ट्रेड का एग्रीमेंट करें, ताकि आप वो उनसे जो चीजें ले रहे हैं और जो उनको चीजें चाहिए उसका बार्टर करें, ताकि ये डॉलर वगैरह और रुपये की जो है ना उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े। सो बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से बार्टर वाला आइडिया काफी अच्छा है। पता नहीं इसके ऊपर गौर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट ये मेरे मेरे ख्याल से तो ईरान भी जो है बिल्कुल कोई उसको एतराज नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनको भी। और एक मैं तो ओवरऑल समझता हूँ हारून साहब कि हमारे रीजन में ट्रेड जो है वो इंतहाई लो है, चाहे वो ईरान के साथ हो, इंडिया के साथ हो, इवन चाइना से भी हम ज्यादा इंपोर्ट्स करते हैं, हमारा तो कोई कुछ भी वहां बहुत कम जाता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। अच्छा, ये आगे बढ़ते हैं, ये बिजली के ऊपर भी आपको पता है कि बिजली का क्राइसिस, हमने इस पर बात भी की 2 हफ्ते, और भी हमारे ये इस प्लेटफॉर्म से हम इसके ऊपर तकरीबन हर रोज ही बात करते रहे, बिलों के ऊपर, और ये महंगाई और बिजली चोरी और लाइन लॉसेस, इनएफिशिएंसीज। तो इसके ऊपर भी अभी काफी जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जो मुलाकातें की बिजनेसमैन से वगैरह वगैरह, वहां पे भी इसका जिक्र हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रोजाना जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी ट्वीट्स कर रहे हैं कि आज इतनी जगह पे लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज हुए हैं, इतनी चोरियां पकड़ी गई हैं, उसमें एमएनएस भी शामिल हैं और पावरफुल लोग भी शामिल हैं, बिजनेसमैन भी शामिल हैं। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर बताइए कि बिजली चोरी और लाइन लॉसेस का ये 2 इश्यूज हैं। एक तो चोरी तो जाहिर बात है उसकी एक अलग स्ट्रैटेजी, और लाइन लॉसेस जो है, जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो डिस्कोज हैं, उनको उनकी इंप्रूवमेंट का जो है प्लान, वो बताइए कि क्या वो कोई आपको लग रहा है कि ये इसकी कोई लॉन्ग टर्म या कोई रिफॉर्मिस्ट शेप है, या ये भी एक नी जर्क शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है। अच्छा, जो एनर्जी का जो हमारा इस वक्त निगरान हुकूमत कर रही है, दिस इज वन ऑफ द एरियाज वेयर आई थिंक जो निगरान वजीर हैं एनर्जी के, he seems to be performing pretty well, and he seems to know what he's talking about. I think he's done a lot of research on it before as well. He wrote a report apparently on these energy reforms, and and he understands कि ये 3 से 6 महीने का टाइम है, इसमें कोई बहुत मेजर चीजें तो नहीं हो सकती, बट ही इज टॉकिंग, अभी तक जो वो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी इसके ऊपर कि 2 इश्यूज हैं इसमें। एक इशू जो है वो सर्कुलर डेट का है, जो कि मेनली क्रिएट हुआ है कैपेसिटी पेमेंट से, आईपीपीज वगैरह जो हैं, और ये इन्होंने वजीर साहब ने भी क्लैरिफाई किया है कि वो 1998 की आईपीपीज थी, फिर ये अर्ली 2000s की आईपीपीज थी, वो तो खत्म हो गए हैं, उनके 15 साल के जो हैं वो पेमेंट हो चुकी है। ये 2015 में जो लगे हैं ना, ये इस वक्त उनकी वजह से इशू आ रहा है।
और ये हमने ये भी बात की थी कि ऑलमोस्ट अबाउट 2700 बिलियन जो है 2700 अरब का सर्कुलर डेट इकट्ठा हुआ है। तो अच्छा, फिर हमारा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो 2700 अरब के ऊपर इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है जो उनको देना पड़ता है। तो इसमें तो फ्रैंकली मैं तो समझता हूँ कि और आई एम वेरी हैप्पी दैट द मिनिस्टर आल्सो सेड दैट कि आईपीपीस के साथ बैठ के उनके साथ निगोशिएशन करने की जरूरत है। ये नहीं उनको कहना कि जी हमने आपके पैसे नहीं देने हैं। तो बात ये है कि ये इनकी जो यूजफुल लाइफ है वो 25-30 साल की है इन पावर प्लांट्स की, ये जो आईपीपीस के लगे हैं, लेकिन इनकी रीपेमेंट जो है वो 10 साल के ऊपर हो रही है, 15 साल के ऊपर हो रही है। उनके साथ बैठ के ये करना है कि जी आपकी जो रीपेमेंट है अगर आप मेहरबानी फरमा के ये यूजफुल लाइफ के ऊपर कर दें, 15 साल की बजाय 30 साल पे कर दें, तो ये है कि आप उसको स्प्रेड आउट कर देंगे और आपकी कैपेसिटी चार्जेस और जो भी पेमेंट ड्यू है वो कम हो जाएगी। सो दिस इज वाइटल आपको ये साइड कवर करने के लिए। दूसरी साइड पे आपने चोरी और उसकी बात की, ये नॉन रिकवरीज की, तो वो भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना। आई एम वेरी हैप्पी अगेन द मिनिस्टर हैज मेंशन कि वो 2-3 ऑप्शंस अपेरेंटली एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम प्रोविंसेस को हम हैंड ओवर कर देंगे डिस्कोज। उन्होंने मैनेजमेंट इसकी ऑफलोड करने की भी बात की है, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की भी बात की है। लेकिन मैं अगेन उनको कॉशन करना चाहता हूँ कि प्लीज खुदा के वास्ते KESC के एग्जाम्पल से सीखें। ये डिस्कोस बहुत बड़ी हो चुकी हैं, ये हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंज्यूमर्स और करोड़ों लोगों को जो है एक एक डिस्को जो है वो सप्लाई कर रही है इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी। इसको ब्रेकअप करने की जरूरत है। मैं बार बार मैं ये कहता हूँ, एग्जांपल देता हूँ कि जैसे लेस्को है, लाहौर के 9 टाउन्स हैं, लेस्को को 9 डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करें, उसको छोटा करें और उसको फिर जो भी आपने प्राइवेटाइज करना है, उसको आपने लीज करना है, उसको आपने आउटसोर्स करना है, उसकी मैनेजमेंट आउटसोर्स, जिस तरह भी वो आप एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी बिडिंग कराएं। और उसमें होगा ये कि जब ये छोटे यूनिट होंगे तो आपके लोकल इन्वेस्टर भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अगर आप लेस्को विच इज अ मैमथ बिग ऑर्गेनाइजेशन, उसको अगर आपने प्राइवेट सेक्टर उसमें लाने की कोशिश की तो वो बहुत कम या ना होने के बराबर पाकिस्तानी होंगे जो इसमें फिर बाहर की कंपनियां आएंगी, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि जी वो हमने अपने एसेट्स बेच दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। इन एनी केस पाकिस्तानियों को पहले मौका मिलना चाहिए, इससे कंपटीशन भी जनरेट होगा। इमेजिन करें ना, आप एक लेस्को जो है वो सिर्फ एक एंटिटी को एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को देते हैं, या आप लेस्को को 9 में ब्रेक करके 9 डिफरेंट लोगों को देते हैं, फिर उनका आपस में कंपटीशन जनरेट होगा और एक दूसरे पे प्रेशर पड़ेगा कि जी वो साथ वाला जो टाउन है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये वाला क्यों नहीं कर रहा। तो प्राइसेस भी डाउन आएंगी, इससे सर्विस भी बेटर होगी। प्राइसेस भी डाउन आएंगी, ये दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छा, मैं ये भी आपसे थोड़ी सी बात करता हूं कि आपको पता है कि हमने ये जिक्र किया प्राइवेटाइजेशन का काफी हफ्तों से, बल्कि मुख्तलिफ वीक्स में, और अब मुझे जो मैंने कुछ पढ़ा भी है मीडिया में और मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई जो फेडरल गवर्नमेंट में, और वहां पे बड़ी सीरियसली प्राइवेटाइजेशन के ऊपर गौर हो रहा है। अभी तक अनाउंसमेंट्स नहीं हुई, लेकिन ये कि एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम के ऊपर काम हो रहा है। तो ये मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूं कि इन टर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्या ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा मसला जो होता है ना हारून भाई, वो होता है ट्रांसपेरेंसी का, कि अक्सर इस तरह के फैसले जो होते हैं, सरकारी जो एसेट्स होते हैं, जिस तरह से डिसीजन मेकिंग होती है वो नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाती है, वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है। अगर आपको स्टील मिल्स का मामला याद हो, वो कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया और आज तक स्टील मिल्स जो है वो बंद भी पड़ी हुई है, और अरबों रुपए उसके, तकरीबन एक जो है 1000 अरब रुपए कि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के खर्चे हैं जो कि टैक्स पे अदा कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि जी बड़े खर्चे हैं, पैसे नहीं है, इधर मांगो उधर मांगो। तो प्राइवेटाइजेशन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? थोड़े से इसके स्पेसिफिक्स भी बताइए, क्योंकि आपने इसको काफी करीब से देखा भी है। इनफैक्ट यू started to put into place a small privatization program yourself पंजाब में। जी, उसमें देखिए 1000 तो सिर्फ डिस्कोस का है, 1 ट्रिलियन, बाकी 1000 वो बाकियों का है, रेलवे, SBI, स्टील मिल और ये वो। तो देखें, सबसे पहले तो डिस्कोस की तो हमने बात कर ली कि उसको क्या करना है। अब वो बाकियों पे आ जाएं। अब आप अमेरिका में रहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा गराज सेल।
लोगों ने ना वो गराज के अंदर ऐसी चीजें जो उनको चाहिए नहीं है वो रख देते हैं और वो लगा देते हैं साइंस के जी जिसने आना है ले जाए ना, जो बिक जाता है ठीक है, बाकी जो नहीं बिकता वो 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 फिर फोन करते हैं, वो पैसे दे के, वो ट्रक्स आते हैं उनको पैसे दे के, भाई एक सारा ट्रैश ले लो यहाँ से, उसको ट्रैश कहते हैं। तो देखिए हमारी ये जो पब्लिक एसओईज हैं, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, ये तो मतलब बिल्कुल ब्लीड कर रही हैं, हमें ब्लेटेंट ब्लीडिंग हो रही है इसकी। तो इसको तो आई मीन लाइक यस्टरडे ऑफलोड करना चाहिए। अच्छा, अब ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक पूरा बना हुआ है प्राइवेटाइजेशन कमीशन में तरीकाकार। वो इतना, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर इतनी फिंगर पॉइंटिंग होती है, इतनी वो कंस्पिरेसी थियरीज होती है कि उन्होंने ऐसा बना दिया कि प्राइवेटाइज हो ही नहीं सकता कुछ। वो जो प्रोस्पेक्टिव बायर है वो उसको जो पढ़ता है वो कहता है भाई आपकी मेहरबानी, ये तो ना प्राइवेटाइजेशन ना करने वाली बात है। तो आई थिंक उसके ऊपर भी कुछ काम हुआ है और उसको कुछ उन्होंने लूज किया है, उसको फ्लेक्सिबल किया है, ये SIFC जो उन्होंने बनाया है उसके थ्रू, तो विच इज अ गुड थिंग। एंड एज एज लॉन्ग एज देखिए जो है ना ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का हॉलमार्क है डिस्क्लोजर। If you disclose 100%, you will have 100% transparency. It's as simple as that. So in an open society, अगर आपका एक मीडिया, आजाद मीडिया है और 100% डिस्क्लोजर हो रहा है, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो तनकीद होगी या तारीफ होगी और वो एक बैलेंस आउट कर देगा। अगर आपका मीडिया बिल फर्ज लोग समझते हैं आजाद नहीं है लेकिन 100% डिस्क्लोजर है, तो इंटरनेशनल मीडिया उसको पिक कर लेगा, राइट? सो जस्ट फोकस। मेरी एडवाइस इस वक्त प्राइवेटाइजेशन, आपको याद है हमने जब बात की थी, ये जब नई निगरान गवर्नमेंट बनी थी, तो मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा था कि जी आप ये 3-6 महीने में कुछ नहीं कर सकती, वो वैसे भी कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन आप एक काम अगर पकड़ लें प्राइवेटाइजेशन, और आप एक आधी छोटी मोटी प्राइवेटाइज कर दें, बाकी का आप वो एक ट्रेंड बना दें, एक तरीकाकार दिखा दें आने वाली गवर्नमेंट को, तो ये बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट होगी। तो आई एम हैप्पी कि ये प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कुछ हो रहा है, एंड आई होप देयर अगेन आपकी बात का जवाब ये है कि ट्रांसपेरेंसी इज इक्वल टू डिस्क्लोजर। सो डिस्क्लोज एवरीथिंग, लेट द पीपल डिसाइड। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्क्लोजर, आई होप कि इट इज फॉलोड। मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा इसके ऊपर भी, तो अगर आप ये समझते हैं कि ये जो PIA का भी मैंने सुना था कि प्लान्स हैं उसको वो करने के, डिस्कोस का आपने ऑलरेडी जिक्र किया, तो PIA की जो प्राइवेटाइजेशन आपके ख्याल से वो कम मुद्दत में हो सकती है क्या? 3-4 महीने काफी होते हैं वैसे, ये पिछली बार भी हमने बात की थी, बट आई जस्ट वांट टू, इट ऑलवेज इंट्रीग्स मी, क्योंकि हमारी सरकारी स्पीड इतनी स्लो होती है, आपको पता है कि जिस तरह से वो प्रोसेसेस होते हैं, कई महीने महीने लग जाते हैं। Well, that's what I said. Apparently, SIFC के अंडर उन्होंने rules relax किए हैं, तो it can be speeded up. What I can tell you, what we should not do. I understand your question कि ये 4-6 महीने में कैसे offload हो सकती है जब ये 40 साल में नहीं हुई। तो देखें, what we should not do is, what I'm hearing is कि जी PIA की restructuring शुरू करने लगे हैं। इसको खुदा के वास्ते इसको रिस्ट्रक्चर मत करें। ये तजर्बा जो है ये 10 दफा पहले हो चुका है, इसको ऑफलोड करें आप, और जितना जल्दी कर सकते हैं। सो उसमें क्या है, उसमें इसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट्स में वो होटल्स वगैरह हैं, ऑल दैट। फ्रैंकली मैं तो नहीं समझता उन होटल्स को प्राइवेट, उनको बेचना नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर फैमिली, दे आर एक्चुअली, अगर कुछ फैमिली सिल्वर है तो ये रूजवेल्ट होटल है और वो स्क्रीब इन पेरिस। ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो दोबारा पाकिस्तान को कभी भी, पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है पोजीशनिंग इस वक्त, ये दोबारा मिलने वाली नहीं है। तो इनको आप आउटसोर्स कर दें, इसकी मैनेजमेंट आउटसोर्स कर दें। इसके बहुत और तरीके हैं, लेकिन इसकी ओनरशिप इन दोनों की तो रखनी चाहिए। बाकी जो चीजें जो आपकी उधर वहां पे जमीन पड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर, उसको ऑफलोड करें। भाई आप रियल एस्टेट कंपनी तो नहीं है, आपके जहाज जूस जो भी है वो बेचें, जो लीज बच गई है जो खरीदने वाला आएगा उसको दें। मेन आपके जो है राउट्स जो है इंटरनेशनल राउट्स, असल में एसेट आपका वो है, वो आप फिर जो भी प्रॉफिटेबल जिस भी एयरलाइन के साथ या जिस भी ग्रुप के साथ आपकी बात होगी उसके। सो आई थिंक इसको भी ब्रेकअप करके ना 3-4 हिस्सों के अंदर तो ये किया जा सकता है मेरे ख्याल से। अगर एक आधा हिस्सा भी कर दें तो एटलीस्ट दे शो हाउ इट कैन बी डन। जी
तो बढ़ते हैं, चूंकि बात हो रही है इन्वेस्टमेंट काउंसिल की और प्राइवेटाइजेशन की, और आपको पता है कि रिपोर्टेडली जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि जी $100 अरब या 75 अरब, दोनों दोनों रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुख्तलिफ बिजनेसमैन जो उन मीटिंग्स में गए हैं, $100 अरब आएंगे। उसमें माइनिंग का शोबा, उसकी वो पूरी कॉन्फ्रेंस भी हुई इस्लामाबाद में, और वहां से जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जी माइनिंग में बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। जरा इसके बारे में भी आप का क्या पर्सपेक्टिव है कि इज इट डूएबल, पॉसिबल ये? अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैंने इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि हम सबको पता है कि बलोचिस्तान और ये ट्राइबल एरियाज और केपी की बेल्ट जो है, इवन ऑल द वे टू चनियोट वगैरह, वो तो हमारे टाइम्स में भी आपको याद है वो आयरन ओर निकल आया था, और ये और वो पता नहीं क्या क्या उधर हो गया था। तो हमें पता है ये बेल्ट है और बहुत रिच है पाकिस्तान माइनिंग के हिसाब से। लेकिन ये जो 6 ट्रिलियन का आया था, वो मैंने आई ट्राई टू रीड इट एंड ऑल दैट, तो उस 6 ट्रिलियन में तो 5.1 या 5.2 ट्रिलियन सिर्फ थर कोल था। तो मैंने कहा ये क्या मतलब, किस किस्म का 6 ट्रिलियन है? बट एक्चुअली मैंने थोड़ी और रिसर्च की, तो मैं उसके ये जो हमारा सैंडक, ये जो रिकोडेक है, रिकोडेक। तो उसमें ये बैरिक गोल्ड, अगेन देखिए, ट्रांसपेरेंसी इज डिस्क्लोजर। और ये हमें कौन बता रहा है? हमें ये बैरिक गोल्ड वाले आके बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी इसके अंदर पोटेंशियल है 780 टन ऑफ गोल्ड। ओके। वो अब वो 65 मिलियन पर टन के हिसाब से आज की प्राइस जो है गोल्ड की, उसको करें तो ये $50 बिलियन बन जाता है। अच्छा, अब ये द थिंग इज, दिस इज कमिंग फ्रॉम बैरिक गोल्ड, दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट सोर्स, राइट? दिस इज जस्ट वन, ये सिर्फ रिकॉर्ड है, पता नहीं कितनी और होंगी। अच्छा, फिर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने कहा जी इसे 140 मिलियन टन, 140 मिलियन टन ऑफ कॉपर इसके अंदर। अब अगेन ये बैरिक गोल्ड कह रहे हैं। अच्छा, उसको आप वो करें, वो टन, वो $8,000 से ज्यादा का टन है इस वक्त मार्केट में जी। कॉपर का। यस। तो वो तो बन जाता है $1,200। करेक्ट। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ, यानी कि $1,250 बिलियन की ये अपने मुंह से कह रहे हैं इसकी पोटेंशियल है। और वो कह रहे हैं कि हम शुरू करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी अन करीब, और 2025 में एक्चुअल कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, 2028 में इसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। राइट। सो और 4 लाख इसके टन जो हैं कॉपर के पर एनम, समथिंग लाइक दैट। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है, तो ये हमारे सोर्सेस क्यों नहीं बता रहे? तो अगेन देखिए, ये डिस्क्लोज करने की जरूरत है कि जी इसका पोटेंशियल, ये 1250 बिलियन जो है, ये एक जो माइनिंग का प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यू 1250 बिलियन एंटिसिपेटेड है। उसकी लेट्स से लाइफ जो है 50 साल है। वो 50 साल पे आप डिवाइड करें, वो $25 बिलियन पर एनम बन जाता है। अब वो सिंपल कैलकुलेशन है, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकाल लें, जो भी आपने डिस्काउंट फैक्टर डालना है, 10 का डालना है, जो भी डालना है, उसकी आज की वैल्यू निकल आएगी। क्योंकि ये जो $1250 बिलियन और 50 साल की यूजफुल लाइफ पे अगर करें, ये तो आपको हर साल बाद आएगा ना। लेकिन अस्यूमिंग ये एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन, उस पर आते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल लें उसकी, तो वो आपको वो सारा सम करके आज की प्राइस निकाल देगा। सो लेट्स से अगर वो आज की प्राइस उससे आप आधी कर दें, 700 बिलियन कर दें, या 600 बिलियन कर दें, तो 600 बिलियन आज की उसकी प्राइस है। अब वो $600 बिलियन जो है, अब आप बैरिक गोल्ड के साथ कर रहे हैं, आपने उनको 50% दे दिया है, तो 300 बिलियन आपने उनको दे दिया। उसके एवज में वो आपको क्या दे रहे हैं? तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है कि इसके अंदर कितनी टेक्नोलॉजी चाहिए, इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके अंदर कितनी इक्विपमेंट चाहिए, इसमें कितनी टेक्निकल नो हाउ, कितनी टेक्निकल मैन पावर चाहिए वगैरह, वो सब कैलकुलेट करने की जरूरत है कि भाई ये 300 बिलियन जो आपको दे रहे हैं, ये वर्थ भी है कि नहीं है, और ये लोगों से शेयर करें, और बाकी 50% आपका है। अब खबरें ये आ रही है कि जी उस 50% में से 25 बिलियन आप सऊदी अरब को बेचने के चक्कर में, यानी कि वो 300 बिलियन आपके है, तो 150 बिलियन आप सऊदी अरब को बेचने के चक्कर, आज की वैल्यू 300 बिलियन, तो क्या सऊदी अरब आपको 150 बिलियन दे रहा है?
सो सवाल ये, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कल के जो सवाल जो हैं, बजाय इसके ऊपर उंगलियां खड़ी हों या इसमें अगेन वो कंस्पिरेसी थ्योरीज आ जाएं, डिस्क्लोज करें प्लीज, ये सब कुछ डिस्क्लोज करें, ताकि ये बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है और ये एक इट विल सेट द स्टैंडर्ड। अगर ये ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जाता है तो ये SIFC को बहुत लिफ्ट करेगा, इस आइडिया को लिफ्ट करेगा। तो सो अगेन मैं समझता हूं कि इसके अंदर पोटेंशियल तो बहुत है। हाउ वी डू इट, दैट्स द क्वेश्चन। That's the question, and that's the $1 million question, if I may add. लेकिन ये है कि पोटेंशियल ये है, और लेकिन आपका क्या ख्याल है कि अगर माइनिंग को, अगर आप ओवरऑल देखें, मैं तो सिर्फ अभी माइनिंग की हमने बात की, तो ये कितनी डूएबल है, ये 100 बिलियन या 75 बिलियन डॉलर्स की जो फिगर है, इसके ऊपर बड़ी डिबेट हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ख्याली पुलाव, शेख चिल्ली के पुलाव। कुछ कुछ कह रहे हैं जी बिल्कुल डूएबल है ये, वो उनकी बात हो गई है जनरल साहब की सऊदी से, UAE से, कतरी से। अच्छा, कुछ लोग मिडिल में कह रहे हैं नहीं नहीं अभी बातचीत हो रही है, अभी एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे। तो आप क्या समझते हैं कि डूएबिलिटी, इसकी फिजिबिलिटी क्या है? देखिए माइनिंग वगैरह और ये बिग मेगा प्रोजेक्ट्स लाइक रिफाइनरीज, अब देखें ना, सऊदी अरेबिया ने कहा है जी रिफाइनरी हम तो तैयार हैं, हम तो 4 साल से तैयार हैं, अभी तक आपने कोई बैंकेबल फीजिबल स्टडी कराई नहीं है, तो हम कैसे आगे बढ़े? राइट। तो दीज थिंग्स टेक टाइम। फिजिबिलिटी स्टडी जो होती है और फिर वो जो बैंकेबल फीजिबल स्टडी, देखिए एक प्री फिजिबिलिटी होती है, फिर एक डिटेल्ड फिजिबिलिटी होती है। वो एक बैंकेबल डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर हर चीज जो है इंट्रिकेटली देखी जाती है, एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो वो प्रीटी मच बता देते हैं कि जी इसकी ये पोटेंशियल आगे ये होगा। तो अब वो रिफाइनरी 4 साल हो गए, हम उसकी डॉक्यूमेंट नहीं बना सके। तो ये भी जो है, अब ये बैरिक के साथ इन्होंने किया है, तो वो भी देखे ना, अभी हम 2023 में बैठे हैं, वो कह रहे हैं जी वो 25-26 में जाके हम स्टार्ट करेंगे। तो वो क्यों करेंगे? इसलिए कि उन्होंने ये स्टडीज करनी है। उनको थोड़ा हेड स्टार्ट इसलिए मिल गया क्योंकि उन्होंने पहले भी स्टडीज की हुई है, उसको वो थोड़ा अपडेट करवाएंगे और थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। तो अब आपके सवाल का जवाब ये है कि कौन से प्रोजेक्ट हैं और उन प्रोजेक्ट्स की क्या उनमें स्टडी हुई है, क्या फिजिबिलिटीज हुई हैं, क्या वो इंटरनेशनली एक्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशंस ने वो फिजिबिलिटी स्टडीज की हैं, क्या वो बैंकेबल हैं, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को मानने को तैयार हैं, कहाँ पे वो सिचुएटेड हैं, जहाँ पे वो लोकेटेड हैं, क्या हम इंश्योर कर सकते हैं कि वहाँ पे हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है। सो देयर आर सेवरल। मैं नहीं समझता कि हमारे, frankly I haven't come across a single bankable study of any mining project in Pakistan. पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो एक्चुअली बैरक के नंबर्स मैंने आपको बताए, बैरक गोल्ड के नंबर्स बताए हैं जिनके साथ रिकोडेक का साइन हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये तो एक माइन है ना, ये तो पूरी की पूरी बेल्ट जो है इट्स फुल ऑफ प्रेशियस मेटल्स। तो उसमें तो कुछ नहीं है कि पोटेंशियल है। आपके सवाल का जवाब कि जी वो 75 बिलियन या 20 बिलियन या 100 बिलियन, वो देखिए इस तरह नहीं आएगा, कोई ऐसे चलते चलते नहीं देगा, अच्छा जी ये ले चेक पकड़े एंड ऑल दैट। दे नीड सॉलिड स्टडीज। तो अब वो हमने कराई है कि नहीं कराई? वेयर डू वी स्टैंड विद देयर? व्हेन आर वी गोइंग टू स्टार्ट? व्हेन वी स्टार्ट इट विल टेक 2 to 3 years फॉर दोस स्टडीज टू। सो आई थिंक फोर्थकमिंग है, लेकिन इमीडिएटली मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें इंतजार करने की जरूरत। बिल्कुल ठीक। आई थिंक हमारे शो का टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। चलते चलते जरा FBR की भी बात हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर भी आपको पता है बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है। FBR को वो कह रहे हैं कि जी अब टैक्सेस FBR को फिक्स करना है। उसके ऊपर क्विकली ये बताइए कि डायरेक्शन ठीक है और व्हाट नीड्स टू बी डन, फर्दर नीड्स टू बी डन देन द अनाउंसमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स। मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊं, मैं ये तकरीबन हर नई गवर्नमेंट आती है यही बातें सुनते हैं हम, FBR को ये कर देंगे तो वो कर देंगे, टैक्स का करेंगे, होता कुछ नहीं है, बस ये वीडियो पॉलिसीज। देखिए हमारे फ्रेंड्स इन FBR वो को हमें खास पसंद नहीं करते हैं। अगर आप वो हमारे, जब भी मैं FBR की बात करता हूँ, देयर इज अ होस्ट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम FBR के ऑफिसर्स वगैरह उसके अंदर होते हैं। देखिए हम उनकी बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। अब ये तो मैंने नहीं कहीं सुना कि FBR की को रिफॉर्म करने के चक्कर में है गवर्नमेंट, बल्कि मैंने तो ये सुना है कि वो FBR का जो एक वो लकड़ी का डंडा है, वो गवर्नमेंट उसको स्टील का बना के उनके हाथ में दे रही है कि पकड़ लें इन सबको, जो कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया।
तो रिफॉर्म की बात मैंने अलबत्ता वो फॉर्मर एक चेयरमैन है एफबीआर के, उनसे सुनी थी। आई वाज वेरी हैप्पी, आई थिंक ही इज लिसनिंग टू आवर प्रोग्राम्स के। उन्होंने बात की थी कि एफबीआर जो है उसको आप बंद करें और प्राल जो है उसके अंदर एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए। उन्होंने कहा कि ये 23,000 जो है बंदे एफबीआर में हैं, जिसमें से 18,000 की जरूरत नहीं है। वो कह रहे थे कि जब वो एफबीआर के चेयरमैन थे, उन्होंने ये तजवीज दी थी कि भाई ये 18,000 बंदे घर पे बैठे, हम तनख्वाहें देते रहेंगे उनको जब तक वो रिटायर नहीं होंगे, और उनकी पेंशन भी दे देंगे, लेकिन बस दफ्तर ना है। तो मतलब ये उन्होंने एक्चुअली मीडिया पे कही है बात। और बाकी प्राल में, वो प्राल हमने तो ये बड़ी डिटेल में एक प्रोग्राम में बात की थी कि एफबीआर को ठीक है ना बंद करें, आप एफबीआर की जितने भी 23,000 बंदे जो है ना, उनका सबसे एक नंबर 1 काम, उनका लिंक जो है एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से खत्म कर दें। उनका कोई लेना देना नहीं टैक्स पेयर से, क्योंकि इनको जब आप देते हैं स्टील का डंडा, जब आप इनको कहते हैं कि जी वो हमें टैक्स इकट्ठा करके दो, ये उनके पीछे ही पड़े जाते हैं जो पहले से टैक्स दे रहे हो, विच इज काउंटर प्रोडक्टिव। और फिर लोग छोड़ के चले जाते हैं, जो आपके जो इंजन्स हैं, जिन्होंने जॉब क्रिएट करनी है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिन्होंने इंडस्ट्री लगानी है, वो कहते हैं यार दुनिया में और बड़ी कंट्रीज है, छोड़ो यार, हमें क्या जरूरत है। सो उनको इनसे सेपरेट करें। अगर हमें कोई डिसीजन मेकर सुन रहे हैं, प्लीज, अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहबा को सुन रही हैं, इनको सेपरेट करें। ये 23,000 लोगों को, उनको बंद ना करें। उनको कहें भी आपका आज से काम ये है कि आप नए टैक्स पेयर्स लेकर आए। अब एफबीआर ने जी कहा है जी हम 10 लाख नए टैक्स पेयर्स लेकर आएंगे और हम 20,000 नए रिटेलर्स को जो है वो लेकर आएंगे, ये उन्होंने कल परसों कहा है। तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जी 76 लाख रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं ऑलरेडी, उसमें से 36 लाख रिटर्न्स फाइल करते हैं, 40 लाख जो है वो फाइल ही नहीं करते। 36 लाख जो फाइल करते हैं उसमें से 22 लाख जो हैं वो टैक्स पे करते हैं, बाकी 14 लाख वो जीरो की फाइल करते हैं। वाह, ये 10 लाख आप जो लेकर आएंगे एफबीआर के नए, तो ये भी कौन से होंगे ये? आप ये छोड़े 10 लाख, बताएं टैक्स कितना लेकर आएंगे उन लोगों से जो पहले टैक्स नहीं दे रहे, ये है मेन सवाल। इसी तरह रिटेलर्स का कह रहे हैं 20,000, भाई 20 लाख रिटेलर हैं, सिर्फ 30,000 जो है वो टैक्स देते हैं। अब आप कह रहे हैं जी कि हम 20,000 और रिटेलर्स को लेकर आ जाएंगे, तो मतलब देखें ना, 20 लाख रिटेलर्स हैं, तो ये 20,000 और लेकर आएंगे। अब इसके ऊपर तो मतलब रोना ही चाहिए ये इन फिगर्स को देख के। बहरहाल मैं समझता हूं कि ये इसको सेपरेट करना चाहिए और वो एक अच्छी एंटिटी बनाए। प्राल इज अ गुड एंटिटी, लेकिन उसका प्रॉब्लम है उसकी ओनरशिप इस वक्त एफबीआर की है। वो चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दें और प्राल के जिम्मे वो लोग लगाएं जो कि ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं, ताकि वो उनको प्रोफेशनली डील कर सकें। एंड फाइनली, प्लीज, प्राल हो या एफबीआर हो, टैक्स पेयर और टैक्स लेने वाले का आपस का जो लिंक है खत्म करें। इट शुड नॉट, उनको आमने सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि दैट जनरेट्स रेंट सीकिंग। बिल्कुल। और रेंट सीकिंग इज समथिंग जो कि हमें बिल्कुल वो ही रूट है करप्शन की पाकिस्तान में। तो जनाब, हमारा टाइम जो है ना, मुझे बताया जा रहा है शो का बिल्कुल खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और नाजरीन, आप अपने कमेंट्स भी दीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए अगर पसंद आए, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।